हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनएज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, धातु और अधातु और इनके प्रमुख यौगिक। धातु और अधातु वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने अभी इसका एनालिसिस किया दोस्तों। पटवार 2021 में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था, 2016 में भी सवाल पूछा गया था और वीडियो एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनसे साइंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये वाला टॉपिक आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। दिशा पब्लिकेशन की जो किताब आती है दोस्तों, उसमें प्रीवियस ईयर से एग्जाम से संबंधित जो भी सवाल दिए गए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। धातु अधातु और इनके प्रमुख यौगिक जो भी आपके दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है आपका, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया था। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था में तथा संयुक्त अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तो तांबा जो है इसे उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया आदि मानव के द्वारा। कौन सी धातु आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। ऑप्शन के हिसाब से आपका तांबा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है। तो सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए आप, सोना, चांदी, सोडियम, तांबा। तो यहाँ पर सोना जो है दोस्तों ये सदैव आपका प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है, यानी कि मुक्त अवस्था में सोना आपका हमेशा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसकी डिटेल देखिए। सोना जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क काल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट है। तो इसके अयस्क आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं, काल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट। ठीक है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। जबकि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ये पिछली बार आपका एग्जाम में पूछा गया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क आपका बॉक्साइट हो जाएगा। इसके अलावा कार्योलाइट हो जाएगा। तो कार्योलाइट जो है और बॉक्साइट है, इसके अलावा डायस्पोर है और सीसा का कौन हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा दोस्तों। सीसे का अयस्क गैलेना हो जाएगा, सीरूसाइट हो जाएगा, एंग्लेसाइट हो जाएगा और मेडलोकाइट हो जाएगा। और लोहे का अयस्क अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और सीडेराइट हो जाएगा। तो इनके अयस्क एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सोने के अयस्क जो है वो काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट हो जाएंगे। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा, डायस्पोर हो जाएगा, सीसा का गैलेना हो जाएगा, सीरूसाइट हो जाएगा और एंग्लेसाइट और मेडलोकाइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो ये आपकी सोना हो जाएगी। मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती किसका बना होता है, तो दोस्तों मोतियों का शहर आपका किसे कहा जाता है, हैदराबाद को कहा जाता है। और मोती जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम उत्तकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप से में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा सकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप डिपॉजिट करके बनाया जाता है। तो मोती आपका जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, लोहा किससे उद्धारित किया जाता है। तो लोहा किससे आपका उद्धारित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। 18 कैरेट जो सोना होता है, 18 कैरेट में कितना सोना होता है आपका, ये पूछा गया है। तो 18 कैरेट में सोने में होता है, तो ये आपको बताना है। तो 18 कैरेट जो है दोस्तों ये आपको पता होगा, सोना जो है ये कैरेट में मापा जाता है और सोने की शुद्धता जो है ये 24 कैरेट होती है। तो 18 को आप 24 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी शुद्धता निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 75% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो 18/24 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 75% आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस प्रकार से आपका और भी सवाल पूछा जा सकता है। 12 दे के पूछा जा सकता है, आपका 24 दे के भी पूछा जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है। तो कौन सा प्रदूषण तत्व जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है, तो ये आपका जस्ता हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से आपका जस्ता निकलता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आप देखिए, ये आपका एसआई एग्जाम में 2011 में पूछा गया था और ये आपका पटवार एग्जाम 2021 में भी पूछा गया है। तो सवाल रिपीट होते हैं दोस्तों। तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसका अयस्क देख लीजिए। एल्यूमिनियम के कौन कौन से हो जाएंगे, बॉक्साइट और डायस्पोर हो जाएगा। तांबे का पाइराइट हो जाएगा आपका। लोहे के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट हो जाएंगे। मैग्नीज का आपका पायरोलूसाइट हो जाएगा।
टिन का जो है अयस्क पूछा जाए तो कैसीटेराइट हो जाएगा। निकल का आपका पेरलेडाइट हो जाएगा दोस्तों। जिंक का जिंक ब्लेंड। और आपका केलामाइन जो होता है ये किसका होता है, जिंक का होता है। केलामाइन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। गेलेना आपका शीशे का होता है और जेम्सोनाइट भी आपका शीशे का होता है। सिनेबार आपका पारा का होता है और कैल्शियम का कौन सा होता है, लाइमस्टोन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सबसे अधिक तन्य धातु आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों। ये एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया आपका, तो ये आपकी गोल्ड हो जाएगी, सबसे अधिक तन्य धातु। ठीक है। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार आपका दर्शाएगा ऐसा कौन सा आपका यौगिक हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और ऐसे जो आपके अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाते हैं इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कहा जाता है, एम्पोटेरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पोटेरिक कहा जाता है। अभी आपका जेल परी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें आपका ऐसे लिख के दे दिया गया था एम्पोटेरिक, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना है एम्पोटेरिक जो है ये क्या किसको कहा जाता है, उभयधर्मी टाइप के जो होते हैं उनको कहा जाता है, यानी जिनमें दोनों विशेषताएं अम्लीय और क्षारीय, तो इनको एम्पोटेरिक कहा जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा आपका, Al2O3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि दोनों गुण दर्शाते हैं। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर सामान्य तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो धातु पूछी गई है दोस्तों जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो धातु पूछी जाए तो ये मरकरी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अधातु पूछी जाए तो फिर क्या आंसर करोगे, तो उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है। द्रव्य धातु मरकरी Hg का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में होता है। सिंदूर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सिंदूर को क्या कहा जाता है दोस्तों, HGS कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एवं अमलगन बनाने में इसका प्रयोग होता है। पारे को सामान्यतः क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, तो पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा द्रव्यमान संख्या 200 होती है। यह चांदी जैसी सफ़ेद धातु है जो कक्षा ताप पर दरु के रूप में पाई जाती है। मरकरी का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा, सिनबार हो जाएगा, HGS। ठीक है। सामान्य तापक्रम पर एकमात्र तरल धातु है, तो सामान्य तापक्रम पर एकमात्र तरल धातु आपकी कौन सी हो जाएगी, पारा हो जाएगी। धातु यहाँ पर पूछी गई है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है, तो पारे का उपयोग दोस्तों बैरोमीटर में होता है, आपका थर्मामीटर में भी होता है, स्पाइगमोमेनोमीटर में भी होता है दोस्तों, सोनोग्राफी में नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पारा धातु का मुख्य अयस्क है, तो पारा धातु जो है इसका मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा आपका, सिनेबार हो जाएगा, HGS। निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, तो कौन से तत्व आपके मानक दाब और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, ये आपका पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया था। हीलियम, ब्रोमाइन, मरकरी, क्लोरीन। तो दोस्तों एक तो आपका मरकरी द्रव अवस्था में होता है जो कि धातु है, और एक आपका ब्रोमाइन होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, ये आपका अधातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कौन से आपके होते हैं, धातु और अधातु नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अगर आपसे अधातु पूछा जाए पर्टिकुलर तो ब्रोमाइन आंसर करना है, और धातु पूछा जाए तो मरकरी आंसर करना है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए हथेली पर रखने पर कौन सी धातु जो है आपकी पिघल जाती है, तो वो गैलियम होता है दोस्तों। ठीक है। कौन सा तत्व आपका पिघल जाता है, तो वो गैलियम होता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में रखते हैं हथेली की जो गर्म हवा होती है या उसको एब्जॉर्व करता है और वो पिघल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो अधातु यहाँ पर पूछा गया है। अधातु कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा दोस्तों। ब्रोमीन या ब्रोमाइन कुछ भी बोल लो आप, तो ब्रोमीन ही केवल ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन करना है, धातु पूछा जाए तो आपको मरकरी करना है। ब्रोमीन आवर्त सारणी में के सप्तम समूह का तत्व है जो सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन के उपयोग रंग उद्योग में कर सकते हो, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में, औषधि बनाने में। अगला सवाल देखिए, अमलगम मिश्र धातु है, तो अमलगम किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, तो ये मरकरी की मिश्र धातु है अमलगम। तो पारद अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है, तो खाद्य सामग्री जो होती है दोस्तों उनको संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। ये खाने के जितने भी पैकेट्स आते हैं आपके चिप्स वगैरह, तो उनमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन ही भरी जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हेरोइन का एक रासायनिक नाम है, तो हेरोइन का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेरोइन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्फिन आपका डाई एसीटेट हो जाएगा। ठीक है। सब में यहाँ पर मार्फिन दिया गया है तो कंफ्यूज हो सकते हो, आपको ध्यान रखना है डाई एसीटेट। ठीक है। तो मार्फिन डाई एसीटेट यहाँ पर होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा, मार्फिन डाई एसीटेट। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हेरोइन में मार्फिन भी होता है दोस्तों, जो मेडिकल क्षेत्र में पेन किलर दवा के रूप में भी काम में लिया जाता है। अफीम और एसिटिक मिलाकर हेरोइन तैयार की जाती है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाई एसिटिल हो जाएगा।
ठीक है, तो मार्फिन डाई एसीटेट आपको ध्यान रखना है, यह आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, केलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, केलामाइन आपका एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, LDC 2014 में पूछा गया था। केलामाइन आपका जस्ते का अयस्क है दोस्तों, ठीक है। केलामाइन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो ZnCO3 हो जाएगा। ये किसका अयस्क है? केलामाइन जस्ते का अयस्क है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछा जा सकता है, हो सकता है इस एग्जाम में आपको ये देखने को मिले, जिसमें जस्ते की मात्रा 54% होती है। तो केलामाइन आपका किसका हो जाएगा? जस्ते का हो जाएगा, ZnCO3। निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CD10 4s1 है? तो CD10 और 4s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा? तो ये तांबे का हो जाएगा। कॉपर का संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 3D9 4s2 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? 3D10 4s1। क्या होता है दोस्तों? 3D10 4s1 होता है, जबकि होना क्या चाहिए? 3D9 4s2 होना चाहिए, लेकिन होता है आपका 3D10 4s1, ठीक है, तांबे का। अगला सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु आपकी पाई जाती है? तो आयरन पाई जाएगी हीमोग्लोबिन में। सिंपल सा सवाल है। हेम ग्रुप द्वारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ऑक्सीजन ले जाई जाती है। यह हेम ग्रुप एक जटिल धातु है जिसके साथ आयरन एक केंद्रीय धातु एटम होता है जो मोलिकुलर ऑक्सीजन को संयुक्त या मुक्त कर सकता है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? आपकी लिथियम हो जाएगी। सर्वाधिक क्रियाशील धातु आपकी लिथियम हो जाएगी। तांबा जस्ता चांदी की तुलना में लिथियम अधिक क्रियाशील है, लिथियम आपका अधिक क्रियाशील है। अगला सवाल देखिए, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? यानी गलाने से नहीं निकाला जा सकता, यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है ऐसी धातु है दोस्तों जिसको गलाने से नहीं निकाला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ऐसा कौन सा तत्व आपका हो जाएगा? यह आपको बताना है दोस्तों। सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। तो ये आपका सिल्वर हो जाएगा दोस्तों, जो कि अधिक तापमान पर भी, यानी सिल्वर और एक आपका होता है गोल्ड, ये अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है दोस्तों। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब कॉपर जो होता है इसका दहन तो नहीं होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड आपने देखा होगा उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे पर काले रंग की परत आपकी चढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, जबकि सिल्वर और आपका जो गोल्ड है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ठंडे पानी से अभिक्रिया आपकी मैग्नीशियम नहीं करती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम जो होता है ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करता है। गर्म जल होगा तो ये अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। और लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता जैसी धातु जो होती है ये ठंडे गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। लोहा आपका ना तो ठंडे के साथ करेगा ना गर्म के साथ करेगा। एल्यूमिनियम भी ठंडे गर्म के साथ नहीं करता है और जस्ता भी ठंडे गर्म के साथ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम ठंडे के साथ तो नहीं करता है, लेकिन गर्म के साथ कर लेता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन बनाते हैं, ये आपके तीनों लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, ये गर्म के साथ भी नहीं करते, ठंडे के साथ भी नहीं करते, लेकिन ये भाप के साथ कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है? तो ऐसी कौन सी धातु है दोस्तों जो कि गर्म जल के साथ तो प्रतिक्रिया करेगी और तैरना प्रारंभ कर देती है? तो ये आपकी मैग्नीशियम हो जाएगी, जो कि अभी हमने पढ़ा है, यानी ये सवाल आपका 2 बार आ चुका है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? तो एक चाकू द्वारा आपकी कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपके तीनों चाकू के द्वारा काटी जा सकती है। तीनों आपको ध्यान रखनी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो धातु के तरह भी कार्य करेगा और अधातु के तरह भी कार्य करेगा, तो ये आपका बोरोन हो जाएगा। धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करेगा, बोरोन। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और जो आपके दोस्तों दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध धातु कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे? आपका बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, आपका जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी है जिसको Sb से लिखा जाता है, टेलेरियम हो जाएगा आपका Te से लिखा जाता है, पोलोनियम हो जाएगा जिसे PO से लिखा जाता है। तो ऐसे 7 हो जाएंगे आपके, जो कि दोस्तों आपके अर्ध धातु की तरह कार्य करते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी सीसा लेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, इसको ध्यान रखना दोस्तों। स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है सीसा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों, ये आपका दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट 2024 में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? पारा जो होता है दोस्तों अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है,
तो ए में तो आपका 4 हो जाएगा। बी में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चमकदार धातु है, आयोडीन एक आपका चमकदार अधातु है। हीरा क्या हो जाएगा, ये आपका कठोरतम प्राकृतिक एवं अधातु हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, एक अधातु जो विद्युत का चालक होता है। तो डी में आपका 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनाता है। तो पोटेशियम जो होता है दोस्तों, उसको अधिक वायु में जलाने पर कौन सा ऑक्साइड वो बनाएगा, तो यहाँ पर बनाएगा वो KO2। क्या बनाएगा दोस्तों, KO2 यानी कि पोटेशियम डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, पोटेशियम डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर किस में धनात्मक है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस में धनात्मक हो जाएगी दोस्तों, इसमें भी नहीं होगी आपकी, इसमें भी नहीं होगी और इसमें भी आपकी दोस्तों नहीं होगी। ठीक है, इसमें भी धनात्मक नहीं होगी, इसमें ऋणात्मक हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या किस में धनात्मक होगी, या आपकी 4 में धनात्मक हो जाएगी, OF2 में। ठीक है, क्योंकि F में आपका -1 आएगा तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। OF2 में O2 की ऑक्सीकरण संख्या आपकी +2 हो जाएगी। चूहों के विष का रासायनिक नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। चूहों के विष का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जिंक फास्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जिंक फास्फाइड जो है ये चूहों के विष का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चूहों के विष का रासायनिक नाम जो है वो जिंक फास्फाइड है। इसे चूहों के खाद्य पदार्थ में मिलाकर देने से इसमें उपस्थित फास्फाइड चूहों के पाचन तंत्र में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके जहरीली फॉस्फीन गैस बनाती है। फोटोग्राफिक फिल्म एवं सुगराई पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, जिसमें फिल्म पारदर्शी हो जाती है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाएगा, AgBr। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो पानी को अत्यधिक प्रदूषित आपकी आर्सेनिक करती है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाई जाती है। जल के अत्यधिक प्रदूषण के लिए आर्सेनिक आपकी उत्तरदायी होती है। अगला सवाल देखिए, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में कौन सी धातु का आपका प्रयोग किया जाएगा, तो टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम धातु आपकी अधिक मजबूत होती है, उच्च गलनांक इसका होता है, संक्षारण प्रतिरोधक होती है और इसका घनत्व कम होने के कारण अंतरिक्ष यान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जो कि आपका SI के एग्जाम 2022 में पूछा गया, PSI में। घंटियों और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो घंटियाँ हो, सितार हो या वायलिन हो, ऐसे वाद्य यंत्र जो होते हैं इनमें तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो अनुनाद का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, घंटी बजती है तो वो बजती रहती है, उसकी आवाज़ चलती रहती है, तो वो क्या होता है, अनुनाद होता है आपका। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। तो सर्वाधिक कठोर धातु आपकी कौन सी हो जाएगी, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो सर्वाधिक कठोर धातु आपकी टंगस्टन हो जाएगी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी कठोरता जो है ये किससे मापी जाती है दोस्तों, तो ये मोहर स्केल से मापी जाती है। आपका मोहर स्केल होता है, उससे मापी जाती है। तो आपका फ्रेडरिक मोह ने पदार्थों की कठोरता निर्धारित करने के लिए एक पैमाना बनाया था, जिसे मोह स्केल कहते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्प में टंगस्टन की कठोरता सर्वाधिक है, तो यहाँ पर टंगस्टन की सर्वाधिक हो जाएगी। और टंगस्टन से ज़्यादा किसकी हो जाएगी, हीरे की हो जाएगी। हीरे की 10 होती है कठोरता और टंगस्टन की लगभग 8 के आसपास होती है। प्लेटिनम की 4 से 4.5, लोहा की 4 और सोने की 2.5 से 3 होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो हीरा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार टंगस्टन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो कॉपर का रासायनिक प्रतीक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, Cu हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल है आपका। अगला सवाल देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है, अगर सभी गोलियां आप नहीं निकालोगे तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। तो शीशे के कारण जहर फैल जाएगा दोस्तों। शीशा आपका बहुत खतरनाक होता है, इसलिए जो गोली लगी है उसको निकालना पड़ता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों, यह आपकी मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी है। तो जर्मन सिल्वर जो है यह आपकी कॉपर, जिंक और निकल का मिश्र धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकल का, याद रह जाएगा, कॉपर, जिंक और निकल। इसको देखो इस तरीके से याद कर सकते हो आप, कुछ ट्रिक बना के, कोनीजी या कोजीनी इस तरीके से याद कर सकते हो आप, काजीनी या फिर आपका कानीजी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो जर्मन सिल्वर को। काजीनी से याद कर लीजिए, काजीनी, तो कॉपर, जिंक और निकल हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर। इसमें इतना ध्यान रखना है आपको सिल्वर नहीं आता है। ठीक है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है,
एक बार ये आपने सुना होगा दोस्तों, HCl और आपका HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl का भाग 3 होता है और आपका HNO3 का भाग 1 होता है। यानी जिधर आपका 3 आ रहा है उधर 3 नहीं आएगा। ये देखो इस तरीके से होता है, HCl और आपका HNO3, इधर आपका 3 आ रहा है तो इधर 3 आ जाएगा, और इधर 3 आ रहा है तो इधर 3 नहीं आएगा, इधर 1 आएगा। तो 3:1 हो जाएगा आपका। HCl का 3 और HNO3 का 1 अनुपात होता है। इसे ही एक्वारेजिया कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है, तो अधिक विद्युत चालकता वाली धातु आपकी चांदी हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चांदी की चालकता ज़्यादा होती है, फिर तांबे की होती है, फिर एल्यूमिनियम की, फिर आपकी इस्पात की। ठीक है, तो मुद्रा धातुओं में, विद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है सिल्वर। चांदी की विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होती है, तो सिल्वर की सबसे उच्च होगी दोस्तों। फिर उसके बाद तांबे की आती है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा चुका है। उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो उत्तम श्रेणी का कोयला आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा दोस्तों। 4 प्रकार का आपका कोयला होता है, जिसमें सबसे खराब क्वालिटी का जो होता है वो आपका पीट होता है दोस्तों। सबसे खराब क्वालिटी का आपका पीट होता है, ठीक है, जिसमें सबसे कम आपकी दोस्तों कार्बन की मात्रा होती है, लगभग 40% के आसपास। फिर उसके बाद में आपका लिग्नाइट आता है, उसमें 40 से 55% के आसपास कार्बन होता है। फिर बिटुमिनस आता है, जिसमें 55 से 80% तक कार्बन होता है। फिर आपका सबसे लास्ट वाला आता है एंथ्रासाइट, इसमें आपका लगभग 95% तक कार्बन होता है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रासाइट, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है, तो समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम निकाली जाती है दोस्तों। ठीक है, समुद्र में आपकी मैग्नीशियम निकाली जाती है। तो समुद्र को डो विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2.6H2O, तो समुद्र का लवण क्या हो जाएगा, MgCl2.6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन एवं मैग्नीशियम बनाने में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाएगी, तो क्लोरीन आंसर मत कर देना। कौन सी निकाली जाएगी, मैग्नीशियम। कौन सी लो एस की किस्म है, तो लो एस की किस्म कौन सी हो जाएगी, ये सेट एग्जाम में आपका आया था। तो हेमेटाइट जो है ये आपका किसका एस हो जाएगा, लोहे का एस हो जाएगा। हेमेटाइट हो चाहे मैग्नेटाइट हो चाहे लिमोनाइट है, लिमोनाइट आपको ध्यान रखना है, सिडराइट भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिए, हेमाटाइट जो होता है दोस्तों आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ये आपको ध्यान रखना है। और मैग्नेटाइट का क्या होता है, मैग्नेटाइट का होता है आपका Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 तो आपका मैग्नेटाइट का होता है और Fe2O3 आपका हेमेटाइट का होता है। ये दोनों भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। Fe2O3 और Fe3O4, तो Fe2O3 हेमेटाइट हो जाएगा, Fe3O4 आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल तो बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर Mg जो है दोस्तों वो आपका सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है ऑप्शन के अनुसार। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो क्रियाशीलता के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील आपका पोटेशियम है। फिर उसके बाद आपका सोडियम आता है, तो पोटेशियम, सोडियम, फिर आपका आता है दोस्तों कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर आपका आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आपका जिंक आता है, फिर आपका आयरन है, फिर लेड है, इसके बाद हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। इसकी ट्रिक मैंने आपको अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर, आप देख सकते हो टेलीग्राम पर इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है दोस्तों। अगर उस ट्रिक को याद कर लेते हो तो आपको ये सारे तत्व याद हो जाएंगे, और ये सवाल अगर आपको पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो उस ट्रिक को आप एक बार चेकआउट कर लेना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 4 तो याद कर ही लो ऊपर के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर आपका एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, H, Cu, Hg, Ag और Au। Au सबसे कम क्रियाशील है आपका गोल्ड। सुमेलित करें, यहाँ पर सुमेलित करना है। आयरन आपका दिया गया है, Fe हो जाएगा, गोल्ड आपका Au हो जाएगा, सिल्वर में आपका क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा और मरकरी Hg हो जाएगा। इनके प्रतीक चिन्ह आपको मिलान करने, सिंपल सा सवाल है। धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो यहाँ पर आगे आपका सवाल, उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम आ जाएगा आपका, फिर आपका कैल्शियम आ जाएगा, फिर आपका जस्ता आएगा, फिर आपका सीसा है दोस्तों, फिर आपका कॉपर है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये जो तत्व हैं क्रियाशीलता के आधार वाले, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। शरीर के तापमान पर यानी कि हथेली पर रखने पर ये पिघल जाती है दोस्तों। तो ये आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो आपकी हो जाएगी गैलियम। अगर आप हथेली पर रखोगे तो ये ऊष्मा ग्रहण करके पिघल जाएगी दोस्तों आपकी, ठीक है। और गैलियम हो गया और एक सीजियम हो गया। तो गैलियम और सीजियम जो है ये 2 धातुएं आपकी ऐसी है दोस्तों, ये 2 तत्व आपके ऐसे हैं, 2 धातु ऐसी है जो कि हथेली पर रखने पर पिघल जाएगी आपकी, यानी शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी, गैलियम और सीजियम। ये आपको ध्यान रखना है। ये गैलियम वाला सवाल अभी आपका पशु परिचर एग्जाम में या फिर आपका जेल प्रेरी एग्जाम में पूछा गया था। तो गैलियम, सीजियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके हाथ पर रखने पर पिघल जाएंगे। अगला सवाल देखिए,
पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता होती है, तो तांबे की अधिकतम सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी दोस्तों 3 ppm हो जाएगी। तांबे की कितनी हो जाएगी? 3 ppm आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा आपका कौन सा? तो यहाँ पर ग्रे एसन, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रे एसन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं, किसके बनने के कारण होते हैं? Ag2S के बनने के कारण। ठीक है, Ag2S के बनने के कारण होता है ये आपका दोस्तों क्या बनता है? तो ये आपका सिल्वर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो सिल्वर ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर Ag2S भी यहाँ पर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर सल्फाइड की परत जमेगी यहाँ पर, शायद ऑक्साइड गलत लिखा हुआ है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन यहाँ पर Ag2S आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, तो एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, ये आपकी V हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम का जो है दोस्तों निष्कर्षण आपका विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाली जा सकती है। एल्यूमिनियम का पिघला हुआ क्रायोलाइट के साथ मिश्रित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हुप की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किसकी प्रक्रिया कहा जाएगा इसे? हुप की प्रक्रिया। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है ये विद्युत अपघटन के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को हुप की प्रक्रिया कहा जाता है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण संख्या है, तो मुद्रा धातु जो होती है इनकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? तो Cu तो +2 हो जाएगा, Ag+1 हो जाएगा, Au+3 हो जाएगा। तो Cu तो +2 हो जाएगा, Ag आपका +1 हो जाएगा और आपका दोस्तों Au जो है वो +3 हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु है? तो कौन सी आपकी अधातु है? नाइट्रोजन जो है आपकी अधातु है दोस्तों, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ताम्र संदूषण से बचाने के लिए दोस्तों किसकी परत चढ़ाई जाती है? टिन की परत चढ़ाई जाती है आपकी। टिन या इसे रांगा बोला जाता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक से बनती है दोस्तों, और पीतल में 70% तांबा तथा 30% आपका जिंक होता है। तो पीतल के बर्तनों को जो कंटेमिनेशन से बचाने के लिए उन पर टिन धातु की एक परत चढ़ाई जाती है। टिन का रासायनिक तत्व है जिसे रांगा या वंग भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील आपकी लोहा हो जाएगी। ठीक है, उपयुक्त धातु में से सबसे अधिक से कम क्रियाशील की तरफ देखिए, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पर तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील कौन है? आपका लोहा है। तो वो ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये सब। आगे देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये मोनाजाइट हो जाएगा। तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क आपका मोनाजाइट है। ये एक लाल खाकी रंग का फॉस्फेट खनिज होता है जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। यह अक्सर छोटे क्रिस्टलों में पाया जाता है जो किसी रेत, मिट्टी, अन्य पत्थरों में बिखरे हुए होते हैं। तो इस सवाल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोनाजाइट जो है ये थोरियम, लैंथम, सीरियम तत्वों को उपलब्ध करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम बहुत रेडियोधर्मी तत्व होते हैं आपके। उनके अल्फा से मोनाजाइट में हीलियम गैस भी पैदा हो जाती है जो मोनाजाइट को गर्म करके निकाली जा सकती है। मोनाजाइट युक्त रेत भारत, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका में बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला इसका आपका कौन सा हो जाएगा? मोनाजाइट हो जाएगा। कौन सी अधातु आपकी चमकीली होती है? तो आयोडीन आपकी अधातु है और ये चमकीली होती है। अगला सवाल देखिए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपका NH3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमोनिया जो होती है दोस्तों ये तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है और ये हवा से भी हल्की होती है। ठीक है, इसका वाष्प घनत्व 8.5 होता है जो कि जल में अतिविलय है। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत की कौन सी धातु भौतायात में पाई जाती है? तो कौन सी धातु आपकी भौतायात में पाई जाती है? थोरियम। ठीक है, थोरियम आपकी पाई जाती है, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है आपकी थोरियम। निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है? तो एल्यूमिनियम आपका उभयधर्मी प्रकृति का होता है। निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम भावलेयत में मिलती है? तो कौन सी धातु जो है वो अधिकतम भावलेयत में मिलती है? आपकी एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु मिलती है। पृथ्वी के भूपटपट्टी पर एल्यूमिनियम का कुल 8.13% है। तो 8.13% आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन भी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिकतम भावलेयत में अगर आपकी धातु पूछी जाए तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगी, तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात होता है। तो मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात कितना हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड में? तो ये 3:4 होता है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था ये आपके।
धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है ऐसी कौन सी धातु है आपकी? Fe हो जाएगी, आयरन। ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? तो कौन सा तत्व आपका अधातु हो जाएगा? कार्बन एक प्रकार का अधातु है आपका, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस, ये आपकी सब अधातु है। कौन सा अधातु खनिज है? तो कौन सा अधातु खनिज हो जाएगा आपका? जिप्सम जो है दोस्तों, ये अधातु खनिज हो जाएगा आपका। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इरिडियम परत की खोज किसके द्वारा की गई और नोबेल पुरस्कार भी जीता था? तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? लुइस अल्वारेज हो जाएगा, लुइस अल्वारेज। ठीक है, लुइस आपको ध्यान रखना है, अल्वारेज। इसने क्या किया था? इरिडियम परत की खोज की थी और नोबेल पुरस्कार भी जीता था। अब अगला सवाल देखिए, आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा सवाल है आपका, स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है। अधातुओं के लिए सत्य कथन है, तो अधातुओं के लिए सत्य है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनसे चादर और तार बनाए जा सकते हैं। तो चादर और तार तो धातुओं से बनते हैं, तो ये कथन तो आपका गलत हो गया। तो इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं आपके अधातुओं में, 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधातुएं होती है, तो अधातुएं किस प्रकार की होती है आपकी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऋण विद्युतीय होती है, और धातुएं दोस्तों आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। तो अधातुएं आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, ये आपका 2021 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? तो कौन सा तत्व आपका अधातु है? सल्फर आपका अधातु है दोस्तों, सल्फर यहाँ पर अधातु है, ये आपको ध्यान रखना है। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी सोल्डर जो है दोस्तों, ये आपका किससे मिलकर बना होता है? तो सोल्डर जो है ये सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोल्डर एक प्रकार की आपकी मिश्र धातु होती है जो कि टिन और शीशे का मिश्रण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों आपका जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें भी सोल्डिंग ही की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीसा और टिन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एक मिश्र धातु है, तो एक मिश्र धातु जो होती है ये एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। द्रव अवस्था में मिश्र धातु समांगी तथा ठोस अवस्था में समांगी और उष्मांगी दोनों हो सकते हैं। यानी द्रव अवस्था में मिश्र धातु जो होती है वो समांगी तथा ठोस अवस्था में दोनों प्रकार की हो सकती है। लोहा, निकल तथा क्रोमियम का मिश्र कहलाता है। तो लोहा, क्रोमियम, निकल, इनका मिश्र क्या कहलाएगा? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपका दोस्तों स्टेनलेस स्टील कहलाएगा। तो लोहा, निकल और क्रोमियम, तो लोहा हो गया आपका, इसके अलावा निकल हो गया और इसके अलावा क्रोमियम हो गया। ठीक है, लोहा, निकल, क्रोमियम, तो ये आपका क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सभी मिश्र धातुएं यहाँ पर दी गई है, इनको एक बार आप चेकआउट कर लेना। मिश्र धातु दी गई है जैसे कि स्टेनलेस स्टील है दोस्तों, ये आपकी लोहा, क्रोमियम और कार्बन और निकल से बनी होती है। पीतल आपका पिताजी यानी तांबा और जस्ते से बना होता है। कांसा आपका काकाटी यानी तांबा और टिन से बना होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं आता है आपका, कानीजी आता है दोस्तों, काजीनी। तो तांबा, निकल और जिंक आपका हो जाएगा, यानी कॉपर, निकल और जिंक। रोल्फ गोल्ड है, तांबा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी यहाँ पर मिश्र धातु आपकी दी गई है। जैसे नाइक्रोम है, निकल और क्रोमियम से बना होता है। टांका यानी कि सोल्डर जो है ये आपका सीसा और टिन से बना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जर्मन सिल्वर, ये काफ़ी बार एग्जाम में आती है, तांबा, निकल, जिंक। और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील यानी लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकल, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मिश्र धातुओं से संबंधित सवाल दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर सुमेलित करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कांसा जो होता है इसमें तो आपका तांबा और टिन हो गया। पीतल में आपका पिताजी हो गया। जर्मन सिल्वर में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तांबा, जिंक और निकल हो जाएगा। ठीक है, और आपका टाइप धातु यानी मुद्रण धातु में सीसा, एंटीमनी और टिन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु आपकी जर्मन सिल्वर हो जाएगी। पीतल निम्न का मिश्र धातु है, तो पीतल किस किस से बना होता है? तांबा और जस्ता से बना होता है। इसके अलावा देखिए, पीतल है, तो पीतल क्या है दोस्तों? एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है? पारा यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है। जर्मन सिल्वर आपकी मिश्र धातु में आ जाएगी। कांसा मिश्र धातु में आ जाएगा। पीतल मिश्र धातु में आ जाएगा। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, तो कांसे की मूर्ति काकाटी यानी कि कॉपर और टिन, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 2022 में पूछा गया है। किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? तो स्टील में दोस्तों एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है, स्टील, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? स्टील। तो यहाँ पर धातु और अधातु से संबंधित सभी सवाल हमने डिस्कस किए हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप दोबारा इसको चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।